नमस्कार। आज की वीडियो में हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों के बारे में पढ़ेंगे। तो हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, जिसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल के किले में हुआ था और बाबर की मृत्यु के पश्चात 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का राज्यारोहण हुआ। तो वैसे अपन देखें तो हुमायूं ने जो दिल्ली का सिंहासन है वो कांटों की सेज के रूप में पाया, क्योंकि भारत विजय के उपरांत बाबर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका, तो वह अपने साम्राज्य को अव्यवस्थित तथा विशृंखलित अवस्था में ही छोड़ गया। तो उसके उत्तराधिकारी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो इनमें से कुछ कठिनाइयाँ या समस्याएं थी वो तो हुमायूं की दुर्बलता के कारण उत्पन्न हुई थी, परंतु जो अधिकांश कठिनाइयाँ थी उसे बाबर द्वारा विरासत में प्राप्त हुई। तो वैसे बाबर ने हुमायूं को कहने को एक कांटों का ताज ही पहनाया था और जो तत्कालीन राजनीतिक एवं जो आंतरिक परिस्थितियाँ थी वो भी हुमायूं के प्रतिकूल थी। लेकिन इसके साथ साथ हुमायूं अपने दुर्भाग्य के लिए स्वयं भी उत्तरदायी था। जैसा कि किसी इतिहासकार ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो हुमायूं की जो प्रारंभिक कठिनाइयाँ थी उसको समझने के लिए अपन उन्हें सुविधा अनुसार दो भागों में बांट सकते हैं। पहली है विरासत में प्राप्त कठिनाइयाँ और दूसरी हैं हुमायूं द्वारा पैदा की गई कठिनाइयाँ या समस्याएं। तो जो विरासत में जो कठिनाइयाँ मिली थी उसमें भी दो कैटेगरी हैं। पहली है आंतरिक कठिनाइयाँ और दूसरी है बाह्य कठिनाइयाँ। तो पहले अपन पढ़ेंगे हुमायूं को विरासत में प्राप्त कठिनाइयाँ। तो बाबर ने भारत में जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी उसके लिए उन्हें अनेकानेक युद्ध लड़ने पड़े और परिणाम स्वरूप इससे उसका जो उत्तराधिकारी था हुमायूं, उनके अनेक प्रतिस्पर्धी भी उठ खड़े हुए। तो राज्य के अंदर एवं बाहर अनेक महत्वाकांक्षी व्यक्ति एवं शक्तियाँ जो नवजात मुगल साम्राज्य था उसको हड़पने के अवसर में ही बैठे हुए थे, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जो मुगलों की प्रशासनिक सैनिक और जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी दयनीय स्थिति में थी, क्योंकि बाबर को इतना समय नहीं मिल पाया था कि वह एक उचित प्रशासनिक तंत्र खड़ा कर सके। तो गद्दी पर बैठते ही हुमायूं के सामने अनेक समस्याएं उपस्थित हुई, जिसका अपन जिक्र करेंगे। पहली कठिनाई है उत्तराधिकार के निश्चित नियम का अभाव। तो मुगलों में जो उत्तराधिकार का निश्चित नियम था वह नहीं था, इसलिए प्रत्येक राजकुमार और जो राजवंश का व्यक्ति होता था वो अपनी शक्ति के बल पर शासक बनने का प्रयास करता। तो इसके चलते राजवंश में षड्यंत्र होते रहते थे, जिसका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ना स्वाभाविक था। और इसी कठिनाई का सामना हुमायूं को भी करना पड़ा, क्योंकि बाबर की मृत्यु के पूर्व ही उत्तराधिकार के लिए दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो चुके थे। जैसा कि बाबर का जो प्रधानमंत्री था वो हुमायूं के स्थान पर मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने के प्रयास में था, परंतु बाबर ने अपनी मृत्यु के पूर्व ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने की इच्छा जाहिर कर दी। तो इससे क्या हुआ, जो अमीर वर्ग था उन्होंने हुमायूं का साथ दिया और हुमायूं मुगल राज्य की गद्दी पर आसीन हुआ। फिर दूसरी कठिनाई है राजकोष की रिक्तता। तो ये हुमायूं के लिए एक बड़ी समस्या थी कि उसके पास प्रशासनिक एवं सैन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन नहीं था, क्योंकि बाबर ने जो अपना संपूर्ण खजाना था वो सैनिक अभियानों
और अपने अमीरों व सैनिकों को प्रसन्न करने में खर्च कर डाला। फिर क्या हुआ था कि प्रशासनिक शिथिलता थी, उसके कारण राजकीय करों की वसूली भी नहीं हो पाई। तो ऐसी परिस्थिति में हुमायूं के पास धन का अभाव था और राजकोष रिक्त होना उसके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। जैसा कि रसब्रुक विलियम्स का ये कथन सत्य है कि हुमायूं की कठिनाइयों में उसका जो आर्थिक संकट था वो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। फिर अगली कठिनाई है मुगल अमीरों का शक्तिशाली होना। तो बाबर द्वारा मुगल अमीरों को जागीर प्रदान करने की जो नीति अपनाई गई थी उससे राज्य की जो आंतरिक शक्ति थी वो कमज़ोर हुई, क्योंकि ये जो मुगल जागीरदार थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सम्राट को सर्वोच्च सत्ता मानने की बजाय उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की। जैसा कि जो हुमायूं के निकट संबंधी थे मिर्ज़ा, उनका प्रभाव काफ़ी बढ़ा और ये मिर्ज़ा राज्य पर अपना अधिकार समझते थे और हुमायूं को विशेष महत्व देने को तैयार ही नहीं थे। और इन मिर्ज़ाओं में सबसे प्रमुख हैं जैसे मोहम्मद जवान मिर्ज़ा, मोहम्मद सुल्तान, मेहंदी ख्वाजा, ये प्रमुख थे। इसके अलावा कुछ राज्य के अन्य उच्च पदाधिकारी भी थे जो हुमायूं से द्वेषपूर्ण भाव रखते थे। तो इनसे भी हुमायूं को, यानी जो मुगल अमीर वर्ग था उससे भी हुमायूं को खतरा बना हुआ था। फिर अगली समस्या है सैन्य संगठन के दोष या सैन्य तंत्र की दुर्बलता। तो बाबर ने वैसे अपन देखें तो जीवन भर युद्ध और संघर्ष किए और उसकी सेना में भिन्न भिन्न जातियों और राष्ट्रों के लोग थे जैसे चगताई, मुगल, ईरानी, अफगान तथा भारतीय। तो इन विभिन्न जातियों और धर्मों के जो ये लोग थे इनको एक सूत्र में बांधने का उत्तरदायित्व सम्राट का था। तो बाबर के साथ तो अनेक वर्षों तक रहकर युद्ध करने से उनके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो गए थे, परंतु बाबर की मृत्यु के पश्चात इनका व्यवहार बदल गया और सेना में एक आपसी द्वेष की भावना पनपने लग गई। तो कहने का मतलब बाबर के समय में जो मुगल सेना जितनी सशक्त थी वह स्थिति बाद में नहीं रह पाई, क्योंकि बाबर ने जो लूट में जो धन मिला था उसका समुचित हिस्सा सैनिकों में वितरित नहीं किया जबकि अमीर वर्ग में किया। तो इससे भी सेना में असंतोष की भावना थी और विभिन्न जातियों एवं राष्ट्रों के सैनिक होने से सैनिकों के बीच आपसी मतभेद एवं वैमनस्य की भावना पनपने लगी। तो बाबर ने तो अपनी कुशल नीति द्वारा इस सेना पर नियंत्रण बनाए रखा, परंतु हुमायूं में उस क्षमता का अभाव था, तो हुमायूं के समय सेना पर उसका नियंत्रण नहीं हो पाया। फिर अगली कठिनाई है हुमायूं के भाई। तो हुमायूं के जो अपने भाई थे उन्होंने भी उसके समक्ष एक विकट समस्या खड़ी कर दी थी और इसके लिए वैसे बाबर ही उत्तरदायी था, क्योंकि बाबर ने क्या किया कि अपनी मृत्यु के पूर्व ही हुमायूं को आदेश दिया था कि वह शासक बनने के पश्चात अपने भाइयों से उदारतापूर्ण व्यवहार करे। तो इसलिए हुमायूं ने सदैव अपने भाइयों के साथ दयापूर्ण रवैया अपनाया और इतना ही नहीं, उसने अपने जो 3 भाई थे कामरान, अस्करी और हिंदाल, उनको राज्य का कुछ भाग दे दिया। परंतु हुमायूं के भाइयों ने उसके साथ सदैव ही असहयोगी नीति अपनाई और शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया। तो इससे हुमायूं के समक्ष मुसीबतें और ज़्यादा खड़ी हो गई और विपत्ति के समय में भी उन्होंने हुमायूं की सहायता नहीं की। अगली कठिनाई है प्रशासनिक अव्यवस्था। यह हुमायूं के समक्ष एक बड़ी समस्या थी कि संपूर्ण मुगल राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी, क्योंकि बाबर को तो प्रशासन की तरफ ध्यान देने का समय ही नहीं मिल सका, इसलिए उचित प्रशासनिक व्यवस्था नहीं की जा सकी और प्रशासन के अभाव में मुगलों का शासन अप्रभावकारी था।
तो इससे क्या हुआ कि मुगलों को जनता का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त नहीं हो पाया। तो ये तो जो विरासत में मिली हुई कठिनाइयाँ थी उनमें थी आंतरिक कठिनाइयाँ, और इन आंतरिक कठिनाइयों के अतिरिक्त हुमायूं को विरासत में कुछ बाह्य समस्याएं या कठिनाइयाँ भी मिली थी। तो उसके सामने कई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे जो मुगलों के लिए कभी भी खतरा उत्पन्न कर सकते थे। तो बाह्य कठिनाइयों में है अफगान शक्ति का संगठित होना। तो अफगान हुमायूं के प्रतिद्वंदियों में सबसे प्रमुख थे, क्योंकि वो यह नहीं भुला पा रहे थे कि कुछ वर्षों पूर्व ही दिल्ली पर उनका अधिकार था जिसे मुगलों ने उनसे छीन लिया था। तो सुल्तान इब्राहिम लोदी का जो भाई था महमूद लोदी, वो मुगलों से अपने पूर्वजों की राजगद्दी को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद और आकांक्षा रखने लगा, और उसने बिहार में अपनी शक्ति का पुनः संगठन करना प्रारंभ किया। और शेर खां सूर भी एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की आकांक्षा व सौपन सजोए हुए था। और जो बंगाल का शासक था नुसरत शाह है, वो भी सक्रिय रूप से अफगानों की सहायता कर रहा था। और उधर गुजरात की तरफ देखें तो जो गुजरात का बहादुर शाह था वो भी अपनी शक्ति बढ़ाकर दिल्ली पर अधिकार करने की सोच रखा था। और हुमायूं का जो प्रबलतम शत्रु था शेर खां, वो बिहार में अफगानों को संगठित कर रहा था। तो अफगानों को एक सूत्र में बांधकर वह मुगलों को भारत से निकालने एवं पुनः अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास करने लगा। तो इस प्रकार सुल्तान इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां, वो और गुजरात में बहादुर शाह है, ये अपनी सेना को संगठित करने लगे और वो भी मुगलों से प्रतिशोध लेना चाहते थे। और कुछ अन्य अफगान सरदार भी थे जो मौके की तलाश में रहते थे। और फिर अगली जो बाह्य कठिनाई थी वो थी गुजरात व बंगाल। तो हुमायूं के बाह्य प्रतिद्वंदियों में गुजरात का शासक बहादुर शाह है और बंगाल का सुल्तान नुसरत शाह भी बहुत शक्तिशाली थे, और ये दोनों ही महत्वाकांक्षी शासक थे। और ये दोनों ही अफगानों को सहायता देकर उनके माध्यम से मुगलों का राज्य समाप्त करना चाहते थे। तो बहादुर शाह मालवा और मेवाड़ पर अधिकार कर आगरा विजय का सपना भी देख रहा था। तो इस प्रकार हुमायूं के अनेक राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे। तो ये तो थी हुमायूं को विरासत में मिली हुई कठिनाइयाँ। अब कुछ कठिनाइयाँ या कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जो हुमायूं द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई। तो जो अपन ने अभी जो ये आंतरिक व बाह्य कठिनाइयों की चर्चा की, तो इन आंतरिक व बाह्य कठिनाइयों की परिस्थिति में सम्राट के रूप में एक ऐसे सर्वगुण संपन्न और असामान्य प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता थी जो एक उच्च कोटि का सैनिक हो और अपने बाहुबल से जो ये विघटनकारी शक्तियाँ थी उनको पराजित कर साम्राज्य को एक सूत्र में बांध सके। किंतु हुमायूं में ऐसी अनेक चारित्रिक दुर्बलताएं थी जिनकी वजह से वह स्वयं ही अपने लिए समस्या बन बैठा। तो ये हुमायूं के समक्ष जितनी भी समस्याएं थी उन्हें सुलझाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता, सैनिक कौशल की आवश्यकता थी। परंतु दुर्भाग्यवश हुमायूं में इन सभी गुणों का अभाव था और बौद्धिक प्रतिभा होते हुए भी उसमें राजनीतिक एवं सैनिक गुणों का विशेष रूप से अभाव था और वह शीघ्र ही कोई भी निर्णय नहीं ले पाता था। और साथ ही वह आलस्य प्रवृत्ति व उत्तरदायित्वहीन व्यक्ति था। तो उसकी आलस्य व उत्तरदायित्वहीनता की प्रवृत्ति, शत्रु की शक्ति का ठीक से निर्णय न कर पाना, संकल्प शक्ति का अभाव, ये जो उनकी चारित्रिक दुर्बलताएं थी वो इन समस्याओं का सामना या इन समस्याओं को दूर कर पाना और जो विघटनकारी शक्तियां थी उनको पराजित करने में यह असफल रहा।